शुरुआत एक मशहूर कथन से करते हैं, सब कुछ गिना नहीं जा सकता जो मायने रखता है, और वो सब कुछ मायने नहीं रखता जिसे गिना जा सकता है। ये शब्द अल्बर्ट आइंस्टाइन के हैं और आज की हमारी चर्चा पर मतलब बिल्कुल सटीक बैठते हैं। नमस्कार, आज की हमारी तीसरी और अंतिम चर्चा में आपका स्वागत है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बहस खास तौर पर जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के नजरिए से एक बेहद अहम और कह सकते हैं ज्वलंत मुद्दा है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख के सहारे अमेरिका में छिड़ी एक बड़ी बहस की गहराई में उतरेंगे और सवाल ये है कि क्या डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन यानी DEI की नीतियां मेरिटोक्रेसी मतलब योग्यता की व्यवस्था को खत्म कर रही हैं? बिल्कुल, और ये बहस फिर से गरमाई है कॉम्पैक्ट मैगजीन में छपे एक लेख से। इसका शीर्षक है द लॉस्ट जनरेशन। इसे लिखा है जैकब सेवेज ने। और इस लेख का जो सीधा और बड़ा दावा है वो ये है कि 2014 के बाद से अमेरिका में DEI नीतियों ने एक पूरी पीढ़ी को हाँ, खासकर युवा श्वेत अमेरिकी पुरुषों को अकादमिक और नौकरियों के मौकों से जानबूझकर बाहर कर दिया है। तो आज हमारी कोशिश इसी दावे, इसके पीछे के आंकड़ों और इसके खिलाफ जो तर्क हैं उन सबको समझने की होगी। ठीक है, तो चलिए इस दावे की परतें खोलते हैं। सैवेज का तर्क सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ लोगों को मौके नहीं मिल रहे। नहीं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा आरोप है। हाँ, उनका असली और ज्यादा बड़ा आरोप तो ये है कि योग्यता को नजरअंदाज करने की वजह से पत्रकारिता, शिक्षा और मनोरंजन जैसे प्रतिष्ठित उद्योगों का पतन तेजी से हो रहा है। बिल्कुल। ये तो मतलब एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो। तो फिर वो अपने इस दावे को साबित करने के लिए क्या सबूत पेश करते हैं? सैवेज अपने तर्क को मजबूत करने के लिए कुछ हैरान करने वाले आंकड़े सामने रखते हैं। चलिए सबसे पहले अमेरिकी न्यूज़ रूम की बात करते हैं। वो बताते हैं कि 2019 तक आते आते द वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े अखबारों में महिला कर्मचारी बहुमत में आ चुकी थीं, और लेकिन 2020 के बाद ये बदलाव और भी तेज हो गया। और ये बदलाव कितना बड़ा था? काफी बड़ा। लेख में कुछ ठोस उदाहरण हैं, जैसे 2021 में प्रोपब्लिका में 66% नई भर्तियां महिलाओं की हुई और 58% अश्वेत या दूसरी नस्लों के लोगों की। अच्छा। और NPR यानी नेशनल पब्लिक रेडियो में तो ये आंकड़ा 78% तक पहुंच गया। 78%, ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, मतलब नई भर्तियों में लगभग 80% लोग अश्वेत या दूसरी नस्लों के थे। NPR जैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टर के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया में इतना बड़ा बदलाव लाने के पीछे तर्क क्या हो सकता है? देखिए, इसके पीछे का तर्क ये दिया जाता है कि NPR जैसी संस्थाओं का मकसद पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करना है। अगर उनके न्यूज़ रूम में समाज के हर तबके के लोग होंगे तो उनकी पत्रकारिता भी ज्यादा संतुलित और एक तरह से समावेशी होगी। वो ऐसी कहानियों को भी सामने ला पाएंगे जो शायद पहले नजरअंदाज हो जाती थीं। लेकिन सैवेज के आलोचक इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। पत्रकारिता में तो ये बदलाव साफ दिख रहा है। क्या यही तस्वीर हमें अकादमिक जगत में भी दिखती है? वो भी तो समाज की सोच को गढ़ने वाला एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। हाँ, और यहाँ कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। लेख के मुताबिक भले ही PhD करने वालों की कुल संख्या लगभग उतनी ही रही, लेकिन 2014 के बाद टेन्योर ट्रैक यानी स्थायी प्रोफेसर की भर्तियों में श्वेत पुरुषों की संख्या में भारी गिरावट आई। भारी गिरावट? हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। वहां मानविकी मतलब ह्यूमैनिटीज में स्थायी पदों पर 2014 में 39% श्वेत पुरुष थे, जो 2023 तक घटकर सिर्फ 18% रह गए। 39% से सीधे 18% पर, यानी 10 साल से भी कम समय में आधे से भी ज्यादा की गिरावट। तो क्या हार्वर्ड के ये आंकड़े वाकई ये खोई हुई पीढ़ी यानी लॉस्ट जनरेशन की तस्वीर पेश करते हैं, या इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती हैं? सैवेज का तर्क तो यही है कि ये खोई हुई पीढ़ी का ही सबूत है। वो ये भी बताते हैं कि कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में DEI स्टेटमेंट को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है। फिल्टर की तरह? हाँ, जिससे उन उम्मीदवारों को पहले ही छांट दिया जाता था जो DEI को लेकर सही विचार नहीं रखते थे। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक तर्क ये भी है कि ये गिरावट असल में एक सुधार है जो उस ऐतिहासिक असंतुलन को ठीक कर रहा है जहां ये पद दशकों से मुख्य रूप से श्वेत पुरुषों के पास ही रहे हैं। यानी एक ही आंकड़े की दो अलग अलग व्याख्याएं। टेक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का क्या हाल है? क्या वहां भी यही पैटर्न है? बिल्कुल। टेलीविजन लेखकों की दुनिया में 2011 में लगभग 60% लेखक श्वेत पुरुष थे,
लेकिन 2024-25 तक जो नए या निचले स्तर के लेखक थे, उनमें उनकी संख्या सिर्फ 12% रह गई। सिर्फ 12%? हाँ, और गूगल की बात करें तो 2014 में लगभग आधे कर्मचारी श्वेत पुरुष थे, जो 2024 तक 1/3 से भी कम हो गए। Amazon में भी मध्य स्तर के प्रबंधकों में श्वेत पुरुषों का प्रतिशत 2014 में 56% से गिरकर 2024 में सिर्फ 34% रह गया। एक मिनट, Amazon और Google के ये आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये कंपनियां अब कम कामयाब हैं? क्या सैवेज इस गिरावट को कंपनी की परफॉर्मेंस में आई किसी कमी से भी जोड़ते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सैवेज सीधे तौर पर मुनाफे या स्टॉक की कीमत से इसे नहीं जोड़ते, लेकिन उनका इशारा इसी तरफ है कि योग्यता से समझौता करने का असर देर सवेर संस्था की गुणवत्ता पर पड़ता है। अच्छा। चाहे वो किसी फिल्म की कहानी हो, किसी अखबार की विश्वसनीयता हो या फिर किसी कंपनी का इनोवेशन, यही उनके पतन वाले तर्क का आधार है। और जाहिर है इन आंकड़ों और तर्कों ने सिर्फ अकादमिक बहस नहीं छिड़ी होगी, इसका राजनीतिक असर भी हुआ होगा। जबरदस्त राजनीतिक असर हुआ। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं रहे, बल्कि एक राजनीतिक हथियार बन गए। हाँ। अमेरिकी दक्षिण पंथ ने इस लेख को हाथों हाथ लिया। जेडी वेंस, जो अमेरिकी दक्षिण पंथ में एक उभरती हुई और प्रभावशाली आवाज है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि DEI मुख्य रूप से श्वेत पुरुषों के खिलाफ भेदभाव का एक जानबूझकर बनाया गया कार्यक्रम था। उनकी इस टिप्पणी से पता चलता है कि यह मुद्दा सिर्फ ऑनलाइन बहस नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी इसका समर्थन किया। यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि जब सैवेज भेदभाव शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो अमेरिका के उस ऐतिहासिक संदर्भ में कर रहे हैं जहां सदियों तक अश्वेत लोगों के खिलाफ मतलब गुलामी, अलगाव और संस्थागत भेदभाव का एक लंबा इतिहास रहा है। बिल्कुल। तो उस संदर्भ में इस नए भेदभाव के दावे के क्या मायने हैं? यही इस बहस का सबसे संवेदनशील पहलू है। DEI के समर्थक कहते हैं कि ये नीतियां भेदभाव नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक भेदभाव को ठीक करने का एक जरूरी कदम है, जबकि सैवेज और उनके समर्थक मानते हैं कि एक अन्याय को ठीक करने के लिए दूसरा अन्याय करना सही नहीं है। और ये सब उस समय हो रहा है जब वहां DEI कार्यक्रमों को चुनौती दी जा रही है। हाँ, और ये बहस ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका में DEI कार्यक्रमों को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में चुनौती दी जा रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जैसा कि आइंस्टीन ने कहा था, हर वो चीज नहीं गिनी जा सकती जो मायने रखती है। तो आलोचकों ने सैवेज के आंकड़ों और खासकर उनके सिर्फ कला और मीडिया जैसे कुछ चुनिंदा प्रतिष्ठित क्षेत्रों पर ध्यान देने को लेकर सवाल उठाए हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक दूसरा नजरिया भी है जो पूरी तस्वीर को बदल देता है। अमेरिका के एक थिंक टैंक पीपल्स पॉलिसी प्रोजेक्ट ने जनगणना के व्यापक आंकड़ों का विश्लेषण किया और उनके नतीजे सैवेज की लॉस्ट जनरेशन की कहानी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं? जनगणना के आंकड़े क्या बताते हैं? सबसे पहली बात, उनके मुताबिक अगर हम सिर्फ कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर पूरे जॉब मार्केट को देखें तो 2014 से 2024 के बीच 30 साल के श्वेत पुरुषों के कुल रोजगार में असल में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी हुई है? हाँ, ये सैवेज की खोई हुई पीढ़ी वाली बात के ठीक उल्टा है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्या इसका मतलब ये है कि सैवेज ने सिर्फ उन क्षेत्रों को चुना जहां गिरावट हो रही थी और उन क्षेत्रों को नजरअंदाज कर दिया जहां बढ़ोतरी हो रही थी? आलोचकों का यही आरोप है। सिर्फ इतना ही नहीं कि कुल रोजगार बढ़ा है, बल्कि जनगणना के आंकड़े ये भी बताते हैं कि निर्माण, इंजीनियरिंग और वित्त जैसे क्षेत्रों में, जहां अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां होती हैं, हाँ, जहां अच्छी तनख्वाह वाली प्रतिष्ठित नौकरियां हैं, वहां युवा श्वेत पुरुषों की संख्या असल में बढ़ी है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या सैवेज का पतन सिर्फ कुछ खास सांस्कृतिक उद्योगों तक ही सीमित है, जिन्हें शायद इलीट बबल कहा जा सकता है? और गूगल और Amazon जैसी कंपनियों के बारे में क्या, जिनके आंकड़े सैवेज ने खुद दिए थे? वहां भी कहानी पूरी तरह एक तरफा नहीं है। उन कंपनियों की अपनी 2024 की विविधता रिपोर्ट के अनुसार कुल कर्मचारियों में श्वेत पुरुष आज भी सबसे बड़ा समूह है। अच्छा, अभी भी सबसे बड़ा समूह वही है? हाँ, उनका प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन वो अभी भी सबसे बड़ी संख्या में है। यह इस बहस में एक और परत जोड़ता है कि क्या प्रतिशत में गिरावट को अवसरों से पूरी तरह बाहर कर दिए जाने के बराबर माना जा सकता है। ठीक है, तो एक तरफ सैवेज है
जो कुछ हाई प्रोफाइल नौकरियों में गिरावट दिखाकर एक खोई हुई पीढ़ी का नैरेटिव बना रहे हैं, और दूसरी तरफ व्यापक आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कुल मिलाकर रोजगार बढ़ा है और गिरावट सिर्फ कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित हो सकती है। तो इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है, हम इसे कैसे समझें? इसका निचोड़ ये है कि ये सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका में एक गहरे वैचारिक संघर्ष की लड़ाई है। और इसे समझने का एक तरीका अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और परिणाम की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ आउटकम के फ्रेमवर्क से है। इसे थोड़ा और समझाइए। यूपीएससी के छात्रों के लिए ये फ्रेमवर्क बहुत काम का हो सकता है। जरूर। सैवेज और उनके समर्थक अवसर की समानता के पक्षधर हैं। उनका मानना है कि हर किसी को प्रतिस्पर्धा करने का बराबर मौका मिलना चाहिए और फिर जिसके पास सबसे ज्यादा योग्यता हो उसे ही चुना जाना चाहिए, भले ही नतीजों में एक समूह का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाए। ठीक है। वहीं डीईआई के समर्थक परिणाम की समानता की ओर झुकते नजर आते हैं। उनका तर्क है कि अगर किसी समाज में अलग अलग समूहों की आबादी एक निश्चित अनुपात में है तो हर क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व भी वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, उनका प्रतिनिधित्व भी लगभग उसी अनुपात में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि व्यवस्था में ही कोई खामी है जिसे ठीक करने की जरूरत है। यानी एक पक्ष कह रहा है कि रेस की शुरुआत एक ही लाइन से होनी चाहिए, चाहे कोई भी जीते, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि अगर हमेशा एक ही तरह के लोग जीत रहे हैं तो रेस की शुरुआत की लाइन में ही कोई गड़बड़ी है जिसे ठीक करना होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। सैवेज का तर्क है कि डीईआई नीतियां परिणाम की समानता को लागू करने के चक्कर में योग्यता से समझौता कर रहे हैं, जबकि डीईआई समर्थकों का कहना है कि वे सिर्फ अवसर की सच्ची समानता बना रहे हैं ताकि ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समूहों को भी रेस में बराबर का मौका मिल सके। ये बहस तो अमेरिका की है, लेकिन भारत में भी मेरिट और आरक्षण को लेकर ऐसी ही मिलती जुलती बहस दशकों से चल रही है ना? बिल्कुल। तो क्या हम अमेरिकी अनुभव से अपने संदर्भ के लिए कुछ सीख सकते हैं? बहुत कुछ। भारत में भी ये बहस अवसर की समानता बनाम परिणाम की समानता की इर्द गिर्द ही घूमती है। यहाँ भी ये सवाल उठता है कि क्या आरक्षण जैसी नीतियां योग्यता को कम करती हैं या वे उन लोगों के लिए अवसर पैदा करती हैं जिन्हें सदियों से व्यवस्था ने मौकों से वंचित रखा है। अमेरिका में जो हो रहा है वो दिखाता है कि ये एक बहुत ही जटिल और भावनात्मक मुद्दा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। यह दिखाता है कि जब समाज ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की कोशिश करता है तो नए तनाव पैदा होना स्वाभाविक है। तो आज हमने इस जटिल बहस के दोनों पक्षों को गहराई से देखा। एक तरफ जैकब सैवेज की लॉस्ट जनरेशन की दलील है, जो कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में आंकड़ों के आधार पर अवसरों की कमी की बात करती है, और दूसरी तरफ व्यापक आंकड़े हैं जो एक ज्यादा मिलीजुली और पेचीदा तस्वीर पेश करते हैं। ये साफ है कि ये सिर्फ आंकड़ों या नौकरियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के भविष्य की लड़ाई है। यह संघर्ष इस बारे में है कि अवसर कैसे बांटे जाने चाहिए, योग्यता को कैसे परिभाषित किया जाए और एक समाज के तौर पर ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आंकड़ों के पक्ष और विपक्ष से परे शायद असली सवाल योग्यता की परिभाषा को लेकर ही है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था जो ऐतिहासिक रूप से सिर्फ एक समूह के पक्ष में झुकी रही हो, सच्ची योग्यता का पैमाना हो सकती है? या फिर सभी समूहों के लिए बराबरी का मैदान तैयार करना ही योग्यता को और मजबूत करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें न सिर्फ अमेरिका बल्कि अपने समाज के संदर्भ में भी खुद खोजना होगा। ये थी हमारी आज की तीसरी और अंतिम चर्चा। ऐसे ही जरूरी विषयों पर और गहरी और संतुलित चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।